social studies, right? Exactly. The my slide says about social studies, which is primarily, and I'm coming from the state of Gujarat. આપણે ત્યાં સમાજ વિદ્યાને ઇતિહાસ બોલો ભૂગોળ અને નાગરિક. So these three subjects we learned throughout our schooling together. But we never asked teacher, but why these three subjects are taught together? And કદાચ તમે એ પ્રશ્નને પૂછ્યો that why these three subjects are taught together, probable answer at that time could be 35 marks of geography, 35 marks of history, and 30 marks of civics. I think this problem continued even with our own children now, because now they have another load, which if you now ask your next generation what social studies they learn, they are learning these three plus economics and then is environment. So the topic which was given to me about sustainability was right there in our primary schools, but we fundamentally missed out, and the reason is very simple. I'll show you the textbook how it also looked like, so you go back to your so-called nostalgia of your primary schools. And intentionally, I have kept one block, not shown you a textbook. What is that topic? I think either we hated social studies or we loved studies. I think even like it happens with our prime ministers that most of us love him, but sometimes there are people who like him. I'm coming from the same, and he's also from the same state. The fact is that how we were taught in social studies was a challenge. एक तो सेकंड क्लास पीरियड है और नागरिक पढ़ाया जा रहा है सोशल स्टडीज में. बच्चा भूखा है और उसको पूछा जा रहा है कि वड़ा प्रधान ना कार्य बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपालक ना कार्य बोलो. I think problem lies the way we teach, and I address Nitin's point why training sometimes are not effective is because how we train. क्वालिटी का प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो गया था. हमको ये सिखाया गया कि भैया अरब्स जो हैं वो वाइट कपड़े पहनते हैं, इंडिया में अलग अलग स्टेट के हिसाब से कपड़े पहने जाते हैं, लेकिन हमको ये नहीं बताया कि अरब वाइट कपड़े क्यों पहनते हैं. हिस्ट्री इज एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन ज्योग्राफी. वहाँ डेजर्ट है, एरिड जोन है, वेजिटेशन है नहीं, और अगर आपको कुछ खाना भी है तो आपको शिकार के लिए बाहर जाना पड़ेगा. एक आर्यन बाहर जाएगा तो उनकी चमड़ी काली हो जाएगी, तो वहां पूरा हिजाब जो है आपको सफेद कलर का पहनना पड़ता है. हिस्ट्री हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद ज्योग्राफी, फ्रॉम विच ज्योग्राफी यू कम फ्रॉम. दिस इज व्हाट हिस्ट्री इज अबाउट. एंड फंडामेंटली हमने हिस्ट्री में से सीख के जो ज्यूस निकला कि how should be the management system should look like for the people, by the people, to the people. We should have a civilized science of civilians. और वो जो civics है ना सर, ये ड्राई सब्जेक्ट नहीं, ये बड़ा जूसी सब्जेक्ट है. लेकिन जिस तरह से पढ़ाया जाता है, जिस तरह से सिस्टम्स बनाई जाती हैं, जिस तरह से कपड़े पहनाए जाते हैं, फॉर्मेट्स, कंट्रोल कॉपी, मास्टर कॉपी, फिर ISO 9000 जैसे स्टैंडर्ड्स इंसोम्निया की पिल्स बन के रह जाते हैं कि किसी को नींद नहीं आती है तो 9000 पढ़ाओ, शाम को नींद आ जाएगी, उसको कोई केमिकल देने की जरूरत नहीं. सो दिस सोशल स्टडी हमारे साथ रहा और रहेगा. हमने क्लियर कर दिया, सोशल स्टडीज पास हो गए, हम भूल गए, लेकिन वो भूला नहीं है, वो बहुत बड़ा रूप लेके हमारे सामने आ चुका है. और ये रूप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे आपके सामने बड़े से सुंदर 3 सर्कल्स जो दिख रहे हैं, वो वही सोशल स्टडीज जो हमने इग्नोर किया था, वो चैलेंज बन के खड़ा हो गया. एक है इकोनॉमिक्स, जिसके सेंटर में मैं इसको इवन रिलेशंस कहता हूँ. इकोनॉमिक्स के सेंटर में प्रॉफिट रहता है. दूसरा है एनवायरनमेंट, इसका E2P2 रिलेशन है. एनवायरनमेंट दूसरा, उसका सेंटर में है प्लैनेट. और तीसरा है सोशल इक्विटी, जिसके सेंटर में है पीपल. ये इक्विलिब्रियम होना बहुत जरूरी है, प्लैनेट, प्रॉफिट और पीपल का. और यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है.
यही सबसे बड़ी चैलेंज है। अगेन इसको बैलेंस रखने के लिए हमको ग्रास रूट लेवल पे बैलेंसिंग एक्ट्स करने होंगे, हमारा बिहेवियर में चेंज लाना होगा। आज पूरे सुबह से शाम तक हमने क्वालिटी के बारे में पढ़ा, मैं ज़्यादा क्वालिटी के बारे में बात नहीं करूँगा, बट क्वालिटी हैज इवॉल्व्ड ओवर अ टाइम एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट इज द फ्यूचर अहेड वी विल सी। वी स्टार्टेड फ्रॉम क्वालिटी इंस्पेक्शन, एंड श्याम सर ने सुबह बताया था कि वी स्टार्टेड फ्रॉम द इंस्पेक्शन इरा, then we went to control of quality, then quality assurance, then came the quality management approach. So we focused on systems a lot, but what is beyond that now? And you know, we adopted various standards. I think most of you are coming from the organizations जहाँ पे 9001 है, 14000 है, safety का standard है, social accountability का standard है, information security का standard है। ये सब होने के बावजूद भी problems क्यों है? Why even we have certified factories around? Why this? What is wrong with us? और सुबह पारेख साहब ने भी सही बताया था कि it is shameful that in spite of having so many certifications, we still have problems. And you know, it is, if you can't describe what you are doing as a process, you don't know what you are doing. This is exactly डेविंग साहब ने बताया था, जो आज भी relevant है और वो हमेशा contemporary रहेगा। इसका reason ये है कि इतनी सारी सिस्टम्स हमने बना दी हैं और वो उसमें एक चीज हम भूल गए, उसका इंटेंट भूल जाते हैं। वी फोकस्ड अ लॉट ऑन कंटेंट। ऑडिटर को क्या दिखाना है, कस्टमर को क्या दिखाना है, दिखाने के अलग हैं, चबाने के अलग हैं, और इसी हिपोक्रेटिक सिस्टम्स के अंदर आपका जो एम्प्लॉई इसका हाल ये है। क्योंकि आज टीयूवी का ऑडिट आने वाला है, परसों होंडा वाले आएंगे ऑडिट करने के लिए, तीसरे दिन फोक्सवैगन ऑडिट करने आने वाला है, फिर और कोई फैक्ट्री इंस्पेक्टर हो सकता है शायद आएगा। तो इतने सारे ऑडिट्स ही होते रहेंगे तो मैं बिजनेस कैसे करूँगा? सो आवर सिस्टम्स, मैं आपको एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सिस्टम शुड वर्क फॉर अस और वी शुड वर्क फॉर सिस्टम। और हमारे यहाँ गुजरात में आज भी देयर आर सर्टेन पॉकेट्स, आई एम कमिंग फ्रॉम सौराष्ट्र रीजन, वेयर हमको आफ्टरनून सिएस्टा दिया जाता है, हम दोपहर को सो जाते हैं, और जितना लेट काम करता है बंदा उतना बंदा एफिशिएंट माना जाता है। द फंडामेंटल क्वेश्चन इज, आर वी वर्किंग फॉर सिस्टम्स और सिस्टम शुड वर्क फॉर अस? दिस इज अ प्रॉब्लम। और जब तक आप टाइम पे घर बच्चों के पास नहीं जाओगे, माँ बाप के पास नहीं पहुंचोगे, जब तक आपका टॉप मैनेजमेंट एक्सपांशन का नहीं सोच पाएगा, इनोवेशन का नहीं सोच पाएगा, तो फिर सिस्टम्स किस काम की? और बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को लेके हमने वो 3 पिलर जो सुंदर सर्कल दिख रहे थे आपको तीनों, इनका मैस बना दिया है। क्लाइमेट इश्यूज, वेस्ट, वाटर शॉर्टेजेस, बायोडाइवर्सिटी चैलेंजेस, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज, पॉल्यूशन, growth, health, and I'm telling you, it's a real big problem. But we still have a ray of hope, definitely. Just to summarize this entire problem from a citizen perspective, sir, this is a very interesting findings by footprintnetwork.org. अभी हम currently 1.3 planets consume कर रहे हैं एक साथ, और 2050 तक हम 2 प्लेनेट एक साल में कंज्यूम करेंगे। व्हाट डज इट मीन? हम जितना कंज्यूम कर रहे हैं उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए धरती माता को 2 साल चाहिए, जो हम एक साल में खा जाएंगे। सो इट वुड बी अ टफ चैलेंज। मैं ना तो कोई प्लास्टिक लॉबी से हूँ, ना मैं कोई एनवायरमेंटल लॉबी से हूँ, ना मैं कोई पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन मैं इतना समझता हूँ जो सिस्टम्स हम बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्लेव नेशन को जन्म दे रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स को जन्म दे रहे हैं। गुजरात की अरेबियन कोस्ट के ऊपर 3 साइक्लोन 10 दिन के अंदर आ चुके हैं। सो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, माँ और बाप दोनों परेशान हैं। However, I think United Nations have already addressed this point very seriously. 2016 में मोदी साहब और लेट सुषमा स्वराज जी ने दोनों ने स्पेशल और जनरल असेंबली को एड्रेस किया था इस चीज़ों पे, और जिसका नाम है SDG, Sustainable Development Goals. There are 17 goals. I will not go into each of it, but the tough goals which India has also signed already is by 2030 we will not have a poverty, zero hunger,
good health and well-being, quality education, gender equality, and so on. So there are 17 sustainable development goals. और भैया अभी ऐसा है कि हम इससे ये इनएविटेबल हैं सारे, हमारा इर्द गिर्द घूमेंगे. जैसे दिल्ली में अभी स्मॉग हो गया था, तो वी हैव अ लॉट ऑफ सिंपैथी फॉर दिल्ली because we live in reasonably better air quality conditions. फिर बड़ा साइक्लोन आ गया, कोई सुनामी आ गया, हमको सिंपैथी बहुत होती है उन एरिया की, वहाँ के लोगों की. केरला के लिए बहुत सिंपैथी हो गई थी, हमने फंड्स भी इकट्ठा करके दिया था. यहाँ नॉर्थ गुजरात में भूकंप आया था, तब भी हमें सिंपैथी बहुत हो रही है सस्टेनेबिलिटी के बारे में. लेकिन एम्पैथी की जरूरत है, उस चैलेंज को हग करना. इफ यू डोंट हग दिस चैलेंज, इट विल किल अस. स्टैंडर्ड्स वाले भी कोई शांत नहीं बैठे हैं. आईएसओ ने बहुत सारा काम किया है. महेश्वरी साहब देखिए क्या काम किया. ये 17 गोल है ना, एक एक गोल के ऊपर ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं. नो पॉवर्टी के ऊपर 68 स्टैंडर्ड्स हैं, जीरो हंगर के ऊपर 67 स्टैंडर्ड्स हैं, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 473 स्टैंडर्ड्स हैं. इतने सारे स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी बन चुके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपकी फैक्ट्री में इसमें अगर आपको थोड़ा क्लाउडी जो दिख रहा है, वो 3 सर्कल है जो मैंने पहले अच्छे वाले बताए थे आपको, प्रॉफिट, प्लैनेट और पीपल वाले. और हर एक के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, चाहे वो आपकी डेटा प्राइवेसी हो, चाहे वो आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी हो, वाटर एफिशिएंसी मैनेजमेंट हो, ऑटोमोटिव चैलेंजेस हो, चैलेंजेस हो. ये सारे आपको एड्रेस करने होंगे, आपको और मुझे दोनों साथ में मिलकर. और उसके अलावा जो अभी नया ट्रेंड दिख रहा है, दिस इज सर एज पर iso.org, these 4 trends are going to drive standardization market: economic and trade uncertainty, changing societal expectations, impact of climate changes, and digital transformation. These are the 4 key driving changes coming up, and I think we should not only dream about it. Deming sir ने बताया था कि a goal without a method is a nonsense. That's what he said. So what we can do, वो जो थका हारा एम्प्लॉय का पिक्चर यहाँ से मैंने हटा दिया है. We have to change substance, we have to change the structure and change the behavior. And इनकी impetus ISO ने आपको 2015 में दे दी है. बहुत सारे सर्टिफिकेशन बॉडीज भी बैठे हैं, कंसल्टेंट्स भी बैठे हैं. 2015 में चेंज आया था ISO ने इंप्लीमेंट किया कोर मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रक्चर. वो एक चेंज नहीं था, एक बहुत बड़ा बेस दिया है हमको आगे के लिए, जिसको हम हाई लेवल स्ट्रक्चर कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज एनेक्चर SL इन ISO टर्म्स. मैं इनके साथ आपकी इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ. सम ऑफ यू आर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटिंग इट. आई एम नॉट अंडरमाइनिंग एनी ऑफ देयर एफर्ट्स. ये बड़ा सुंदर सा स्ट्रक्चर है. पहले अगर मैं बता दूं, 2015 के पहले ये जो रूफटॉप दिख रहा है ना आपको, वो था ही नहीं. कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन था ही नहीं. कोई भी स्टैंडर्ड आप खोल लेते तो सीधा प्लानिंग PDCA तक ही सीमित था. अब ये कॉन्टेक्स्ट आ गया इसके अंदर. इस कॉन्टेक्स्ट आपका सप्लाई चेन कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है, आपका हेल्थ, सेफ्टी, क्वालिटी, कुछ भी हो सकता है. यू कैन यूज दिस टेम्पलेट फॉर योर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. And it addresses planning, operation, performance evaluation and improvement, which is nothing but a core PDCA with a due support process of IT, HR and so on. I'm not going to talk about the basics of it, but there are a lot of benefits. एक तो simple and easy to understand core text है इसकी. It provides flexible framework for integrating all your management systems. It allows customized documentation. तो अपने size के हिसाब से कपड़े पहना करें. कंसल्टेंट्स कहीं और से उठा के कोई कपड़े आपको दे रहा है तो प्लीज मना कर दीजिएगा. यू शुड हैव योर ओन ड्रेस कोड इन योर ऑर्गेनाइजेशन. एंड व्हेन आई मीन द ड्रेस कोड इज नॉट क्लोथ्स, द डॉक्यूमेंटेड सिस्टम दैट यू हैव. एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट जितने भी रिडंडेंसी है, चाहे वो आपकी इंटरनल ऑडिट में रिडंडेंसी हो, मैनेजमेंट रिव्यू में रिडंडेंसी हो, इसको कम कर दीजिए. हाई लेवल स्ट्रक्चर सिंपल एक ऑडिट से भी काम चला सकता है. It promotes removing the redundancy in the system.
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आई है नॉलेज मैनेजमेंट। एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट आया है स्टैंडर्ड में। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट तो हम सालों से कर रहे हैं, गूगल पे सब कुछ मिल जाता है आपको। नॉलेज मैनेजमेंट जो आपका सबसे बड़ा बंदा है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपका प्रॉफिट है, जो बैलेंस शीट पे दिखता नहीं है, वो बंदा आपका जो ज्ञानी आदमी है, उसका ज्ञान कैसे डिसमिनेट होगा सिस्टम में, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी आई है। सो आई थिंक यू नीड टू रियली कैपिटलाइज ऑन दिस golden thread, I call it, of high level management structure. इसमें फ़ायदा ये होगा कि अगर पूरी सप्लाई चेन इसके ऊपर ध्यान दें आपकी, जैसे चाहे ऑटोमोटिव की हो, फार्मास्यूटिकल की हो, मशीन टूल्स की हो, यू नीड टू आइडेंटिफाई की ड्राइवर्स और जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के ड्राइवर्स हैं आपकी इंडस्ट्री के, वो आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। वो प्रोडक्ट क्वालिटी हो सकता है, सोशल अकाउंटेबिलिटी हो सकता है, डेटा प्राइवेसी हो सकता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी हो सकता है, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट हो सकता है। सर ने बताया था एसेट मैनेजमेंट, कोई 2 मशीन्स मिली नहीं अकाउंट में, तो एसेट मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, जो हमारे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के एलिमेंट्स हैं, उसको आप इंटीग्रेट करके एक मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो जिसमें प्रायोरिटीज, पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस एंड फाइनली परफॉर्मेंस, गोल्डन थ्रेड जिसको मैं कहता हूँ, has to be aligned. And this is why a high level structure is very, very important, simple to implement. Before I conclude, I will just take on a simple example. Photocopies आज भी हो रही है हमारी कंपनीज में, हमारी ऑफिसेज में। कितना भी डिजिटल इंडिया क्यों ना हो जाए, सर जेरोक्स वाले आज भी बिजनेस कर रहे हैं। ये फोटोकॉपीज जो हम करते हैं ना, इसको हम हाई लेवल स्ट्रक्चर के प्रोसेस मॉडल के हिसाब से देखेंगे। Before I go into the next slide, do remember sustainability priorities, which is energy, environment, productivity and quality. पहले सिर्फ इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट देखा जाता था। Now you see where the source of energy is coming, source of manpower is coming, raw material is coming, from where the energy is coming, paper, ink, आपकी आउटपुट क्या है, क्या वो प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेंगे। 10 कॉपी मांगी थी, हमने 50 निकाल दी गलती से, 10 मांगी थी 15 निकाल दी, वो 5 कौन जाएगा? वो विल रिसीव दिस वेस्ट, गवर्नमेंट, सोसाइटी, कंज्यूमर्स एंड कस्टमर्स। सो ये एक तरफ सप्लायर अब नहीं रहे, ना तो सामने सिर्फ कस्टमर रहा है, देयर इज अ सोर्स ऑफ इनपुट एंड अ रिसीवर ऑफ आउटपुट। इनको हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से देखना पड़ेगा सिस्टम को, नॉट जस्ट फॉर प्रॉफिट, फॉर प्लैनेट एंड फॉर पीपल ऑल्सो। I will sum it up with 3 key words for all the layer of organization. For leadership, influence जरूरी होगा। For managers, empathy for sustainability होना चाहिए। और जो नीचे का बेस है, पिरामिड है, जहाँ पे ब्लू कॉलर हम कहते हैं, उनको सेंसिटिव होना पड़ेगा सस्टेनेबिलिटी। इंक्लूसिव अप्रोच चाहिए। I will conclude. We are not going to talk now about just product, we have to think about product life cycle. Not just on process control, but about process hygiene. Not about compliance, but performance. Not about paper policies, but a behavioral change. Sir, mega trend quality का ये रखा है कि quality word शायद disappear हो जाएगा और वो रहेगा सिर्फ excellence. मैं डिसअपियर इसलिए नहीं कह रहा, इट विल बिकम इम्प्लिसिट। एक्सेलेंस इज गोइंग टू बी द कीवर्ड नाउ। और अब हम वो QC QA एरा से आगे जाके सस्टेनेबल क्वालिटी मैनेजमेंट पे आगे बढ़ेंगे, व्हिच लीड्स टू प्रॉपर क्वालिटी मैनेजमेंट। व्हाट इट रिक्वायर्स, एज आई सेड, एम्पैथी, बिहेवियर। एंड सर, यू हैव गिवन मी जस्ट लास्ट 1 minute to show a video to them. It's just a 1-minute video if you allow me to do so. So what is empathy and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection,